हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश और फिज़िकल डिवीज़न। मींस मध्य प्रदेश की जो रीजन है, यहाँ कौन सी तरह किस तरह की लैंड है, किस तरह की सॉइल है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और यही सब देखेंगे। और इससे पहले ही वीडियो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, तो उससे हमारा ये कनेक्शन बना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के लेक्चर को। जैसे कि हम मध्य प्रदेश में देखें, जो ये गोंडवाना लैंड से बना हुआ है जो हमारा मध्य प्रदेश है, और इसकी जो ड्रेनेज सिस्टम उन सबके बारे में देखेंगे। गोंडवाना लैंड बहुत सबसे पुरानी लैंड है और उसके नाम वगैरह के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो इसमें डिस्कस करने से पहले हम एक चीज़ के बारे में देख लेते हैं पहले सबसे स्टार्टिंग में, कि जो प्लेन्स होती हैं वो क्या होते हैं, प्लेट्यू क्या होती है, हिल्स क्या होती हैं और माउंटेन्स क्या होते हैं। अब प्लेन्स के बारे में बात करें, जो सिंपल सी लाइन ऐसी सीधी स्ट्रेट होती है तो वो क्या होते हैं, प्लेन्स होते हैं। ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, ये प्लेन्स होते हैं। इससे थोड़ी सी हाइट ले लेते हैं, ये वो क्या होते हैं, हमारे प्लेट्यू होते हैं। इनकी हाइट कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है हाइट। और इससे थोड़ी और मतलब 2500 फीट से कम हाइट होती है उनकी, उन्हें क्या कहते हैं, हम हिल्स कहते हैं। और 2500 फीट से ऊपर की जो हाइट चली जाती है उन्हें क्या कहते हैं, हम माउंटेन कहते हैं। इस तरह से चारों चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं, प्लेन्स, प्लेट्यू, हिल्स और माउंटेन। प्लेन्स क्या होते हैं, ये स्ट्रेट होते हैं, ज़्यादा ही इसकी कोई हाइट वगैरह नहीं होती है प्लेन्स की। जबकि प्लेट्यू जो होते हैं इसकी थोड़ी सी हाइट होती है, ये पूरे पठार प्लेन जैसे नहीं, मतलब पठार बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे जाकर थोड़ी सी ऐसी पठार को बोलते हैं प्लेट्यू। और हिल्स क्या होती हैं, इनकी जो हाइट तो होती है वो 2500 फीट से कम होती है, उन्हें कहते हैं हम हिल्स। अगर हमारी ऐसे जो हाइट चली जाती है, जैसे हम बोलते हैं अरावली हिल्स, वो हिल्स है, माउंटेन नहीं है। हिल्स में और माउंटेन में ये डिफरेंस है कि जो हिल्स रहती हैं वो 2500 फीट से कम रहती है उनकी हाइट, और जो माउंटेन है उनकी हाइट 2500 से फीट से ऊपर रहती है, उन्हें क्या कहते हैं, हम माउंटेन कहते हैं। इस तरह ये हमारे प्लेन, प्लेट्यू और हिल्स में डिफरेंस हो गया, और माउंटेन में। अब हम बात करें हमारे मध्य प्रदेश की फ़िज़िकल स्ट्रक्चर की। तो जो हमारा मध्य प्रदेश है उसका फ़िज़िकल स्ट्रक्चर में हम बात करें तो जो हमारा मध्य प्रदेश का डिवीज़न है वो 3 तरह से डिवाइड किया गया है। उसे मेनली 3 तरह से डिवाइड किया गया है। उसकी जो 3 तरह से डिवाइड किया है वो कैसे, ये जो है, ये सेंट्रल हाईलैंड्स, इसे सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं। ये बघेलखंड प्लेट्यू, और यहाँ पे ये नर्मदा सतपुड़ा मेकल रेंज। ये 3 हैं, क्या, सेंट्रल हाईलैंड, बघेलखंड प्लेट्यू और सतपुड़ा मेकल रेंज। ये 3 चीज़ें हैं, क्या, सेंट्रल हाईलैंड, बघेलखंड प्लेट्यू और सतपुड़ा मेकल रेंज। ये 3 तरह से है। अब इसमें एक जो सेंट्रल हाईलैंड है वो क्या, सेंट्रल हाईलैंड कैसे, ये सेंट्रल जो हाईलैंड है इसके साउथ में क्या है, सतपुड़ा मेकल रेंज। इसके ईस्ट में जो देखें हम, तो इसके ईस्ट में जो है क्या, छत्तीसगढ़, और यहाँ से थोड़ा छत्तीसगढ़, ये, और उत्तर प्रदेश है ये। तो इसके ईस्ट में उत्तर प्रदेश आता है। और इसके के ऊपर हम जो देखें तो क्या, गंगा के प्लेन्स आते हैं, और यहाँ अरावली हिल्स आ जाती हैं। तो ये हमारे सेंट्रल हाईलैंड के आसपास हैं। और जो सेंट्रल हाईलैंड की साउथर्न बाउंड्री है वो कौन बनाती है, ये नर्मदा रिवर है, वो हमारी सेंट्रल हाईलैंड की साउथर्न बाउंड्री बनाती है। और ऊपर चंबल रिवर है ही हमारी। तो ये 3 तरह से। और जो सेंट्रल हाईलैंड है हमारा, उसे भी कितने 5 एंटिटीज़ में बांटा गया, 5 तरह से। अब जैसे हम देखें, स्टार्टिंग करते हैं फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश। फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में बात करें, जो हमारा मध्य प्रदेश है वो कैसे, पेनिसुलर इंडिया है। पेनिसुलर मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो 3 जगह से पानी से घिरी हुई है, उसके ऊपर नॉर्थ में पाया जाता है, यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश है। ये मध्य प्रदेश, यहाँ पेनिसुलर प्लेट क्यों है, ये इसके ऊपर जो पार्ट है प्लेन, ये यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश है। इसके जो ईस्ट में है वो छत्तीसगढ़ के प्लेन्स हैं। और यहाँ के इसके वेस्ट में हम बात करें तो अरावली हिल्स आ जाती हैं, अरावली रेंज। और यहाँ जो कि राजस्थान में है, और ये इसकी वेस्टर्न बाउंड्री बनाती हैं। और जो ताप्ती रिवर है वो मध्य प्रदेश की साउथर्न बाउंड्री बनाती है। और जो नर्मदा रिवर, चंबल रिवर है, वो हमारी वेस्ट नॉर्थर्न बाउंड्री बनाती है। और यहीं से गंगा यमुना के प्लेन्स भी निकलते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे मध्य प्रदेश का फिजिकल है। आगे बात करें तो हमारे जो जोग्राफिक फिजिकल स्ट्रक्चर है, किस तरह फीचर्स के, जोग्राफिकल फीचर्स में हमारे जो मध्य प्रदेश है उसे 3 तरह से डिवाइड किया है। सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा सतपुड़ा मेकल रेंज, और तीसरा बघेलखंड प्लेट्यू। अब ये 3 तरह से डिवाइड है मेनली।
अगर उसके अंदर हम इसके आगे हम बात करें तो 3 तरह से डिवाइड है। इसके अंदर भी क्या हुआ, ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड, ये बघेलखंड प्लेटियो, ये सतपुड़ा मेकल रेंज, ये 3 तरह से डिवाइड है। इसके अंदर भी हम देखें तो जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है उसे भी इसने 5 तरह से डिवाइड किया है। जोग्राफिकल डिवीज़न की बात करें, सेंट्रल हाईलैंड, सतपुड़ा मेकल रेंज और ईस्टर्न और बघेलखंड प्लेटियो। अब सेंट्रल हाईलैंड के अंदर हम बात करें तो हमारी 5 तरह से डिवाइड है। इसमें भी 5 तरह से, सेंट्रल इंडिया प्लेटियो मतलब मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड पठार, रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना प्लेटियो, मालवा का पठार और नर्मदा सोनवेली। इस तरह ये 5 में डिवाइड है, 5 तरह से डिवाइड है। इसके आगे हम बात करें, ये बाद में देखेंगे। सेंट्रल हाईलैंड की बात करें मीन्स यहाँ से जो हमारा सेंट्रल प्लेटियो ऑफ सेंट्रल इंडिया से लेकर नर्मदा सोनवेली और रीवा पन्ना पठार, बुंदेलखंड, ये मालवा का पठार, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ये 5 चीज़ें तो इनकी, इसके बाद सेंट्रल हाईलैंड के बारे में बात करें तो सेंट्रल हाईलैंड ऑफ मध्य प्रदेश इज़ अ ट्रायंगुलर शेप लैंडमार्क। अब ये जो है वो ट्रायंगुलर शेप लैंडमार्क है, मतलब यहाँ से अपन देखें तो इस तरह से ये एक ट्रायंगल बना लेता है, इसलिए इसे ट्रायंगुलर शेप लैंडमार्क बोलते हैं। और जो सेंट्रल हाईलैंड है वो हमारे मध्य प्रदेश का 2/3 पार्ट कवर करता है लैंड में, ठीक है, ऊपर 2/3। और जो सेंट्रल हाईलैंड है ये नॉर्थ साउथ में इसके नर्मदा वैली है, इस बाउंड्री बनाती है, और इसकी ईस्ट में कैमूर रेंज होती है, और जो वेस्ट है यहाँ पे अरावली रेंज होती है, अरावली रेंजेस होती हैं। और इसकी जो नॉर्थन बाउंड्री है यहाँ चंबल रिवर बनाती है। इस तरह हमारा ये जो सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू है ये फॉर्म होता है। इट इज़ फॉर्म बाय द आर्कियन रॉक। और जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू है वो आर्कियन रॉक, धारवाड़ और डेक्कन ट्रैप एंड विंध्यन सीक्वेंस से बना हुआ है। अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं तो उनसे सीक्वेंस बोल दिया। और ये बहुत पुरानी आर्कियन रॉक्स जो होती हैं वो बहुत पुरानी रॉक्स थी, डेक्कन, धारवाड़, उन सब की रॉक्स के टाइप हैं, तो उनसे बना हुआ है। अब सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू है, उसे भी फर्दर 5 तरह से डिवाइड किया गया है। अब वो 5 तरह से डिवाइड किया जो मैंने अभी बता ही दिया, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, रीवा पन्ना प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू और नर्मदा सोनवेली। इस तरह 5 से डिवाइडेड है। इसके आगे हम इसके बारे में हम बात करें तो फर्स्ट में हम बात करते हैं किसकी, मध्य भारत का पठार मतलब सेंट्रल हाईलैंड। ये रहा हमारा सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड जो है हमारा मध्य भारत का, इस सेंट्रल हाईलैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्य भारत का पठार। इसका जो एरिया है वो कितना है, 32,856 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये टोटल एरिया का कितना परसेंट है मध्य प्रदेश के, 10.68% है हमारे मध्य प्रदेश का। और ये 10.68% है इसका मध्य प्रदेश का, इतना भाग है ये। इसके आगे हम बात करें, जो हमारा ये मध्य भारत का पठार है मतलब सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू है, ये हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश को ज्वाइन करने का काम करता है। इसके हम इधर देखें तो नॉर्थ वेस्ट में हमारे काम करता है। इसके हम नॉर्थ में देखें तो उत्तर प्रदेश ज्वाइन है, और इसके ईस्ट वेस्ट में देखें तो यहाँ राजस्थान आ जाता है। इन दोनों को ज्वाइन करने का काम करता है। और जो हमारा इसको ये जो रीज़न है इसे चंबल सब ह्यूमिड रीजन कहा जाता है। चंबल, यहाँ से चंबल रिवर गुजरती है इसलिए। और सब ह्यूमिड रीजन मतलब क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है तो नदियों के द्वारा इसमें पानी दिया जाता है। और यहाँ पे जो सब ह्यूमिड रीजन मतलब होता है परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर। यहाँ पे वाटर वेपर की कितनी परसेंटेज है उसको हम मेज़र करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसे क्या जाता है, चंबल सब ह्यूमिड रीजन कहा जाता है। और ये जो इसके जो सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू है, इसके जो साउथ में है वो मालवा का प्लेट्यू है, ये मालवा के पठार हैं। और इस सेंट्रल हाईलैंड, इसके जो वेस्ट में देखें तो हमने देख लिया राजस्थान है, और इसकी ईस्ट नॉर्थ में देखें तो यमुना के प्लेन्स हैं, और चंबल भी इसकी बाउंड्री बनाती है कह ही सकते हैं। और इसकी ईस्ट में देखें तो क्या ये बुंदेलखंड आ रहा है। तो इस तरह ये चारों से कौन बाउंड्री बनाता है, शेयर करता है। इसके आगे इसकी लोकेशन वगैरह के देखें तो इसकी हम लोकेशन देखें तो इसकी जो लोकेशन है वो क्या है, 24 डिग्री 10 मिनट्स नॉर्थ टू लैटीट्यूड की बात कर रहे हैं, नॉर्थ टू 26 डिग्री 48 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड है। और इसकी लॉन्गिट्यूड की बात करें तो इसकी लॉन्गिट्यूड है 74 डिग्री 50 मिनट ईस्टर्न टू 79 डिग्री 18 मिनट ईस्टर्न लैटीट्यूड। ये ज़रूरी नहीं है याद करना, वो बस मैंने बोल दिया, बट है नहीं इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये इसकी क्या है, लोकेशन है। इसके बाद इसके एरिया की हमने बात ही कर ली,
32,896 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का कितना पार्ट है, 10.68% है, जो हमारे टोटल स्टेट है मध्य प्रदेश की, उसका इतना सा पार्ट है। इसके हमने नॉर्थ में लोकेशन देख ली है। नॉर्थ में क्या है इसके, गंगा के प्लेन, गंगा यमुना के प्लेन्स हैं, और इसके ईस्ट में बुंदेलखंड का प्लेट्यू है। इसके साउथ में हमने देखा मालवा का प्लेट्यू है, और इसके हमने वेस्ट में देखा तो वेस्ट में क्या है, राजस्थान है। इसके आगे हम देखें तो इसमें हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहाँ मध्य सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू में हम इसकी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती हैं इसमें, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, और पार्शियली बात करें ये पूरी आती हैं, और पार्शियली मतलब आधी आती हैं, वो कौन कौन सी, शिवपुरी, नीमच, मंदसौर और गुना, ये पार्शियल पार्ट आते हैं किसमें, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू में हमारी डिस्ट्रिक्ट की। इसके आगे हम बात करें इसके, यहाँ पे जो ये प्लेट्यू है वो कैसी, दिस प्लेट्यू इज़ फ्रॉम अराउंड अलुवियल सॉइल ब्रॉड बाय द चंबल रिवर, और ये यहाँ की जो मिट्टी है ये कैसे बनी है, ये जो प्लेट्यू बने हैं वो कैसे बने हैं, अलुवियल सॉइल जो है उससे बने हैं। कैसे, चंबल रिवर जो फ्लो होती है यहाँ से, ये चंबल रिवर यहाँ से अलुवियल सॉइल लेके आती है, इसलिए यहाँ के प्लेट्यू जो है चंबल रिवर से, अलुवियल सॉइल से बने हैं। और यहाँ इसकी मेजर रिवर्स की बात करें तो हम रिवर कौन कौन सी, अब मेजर रिवर्स की हम इसमें बात करें तो मेजर रिवर कौन कौन सी हैं, चंबल, सिंध, पार्वती, कूनो, ये सारी इसकी मेजर रिवर हैं सिंध। और इसके आगे हम इसकी सॉइल्स की बात करें तो एलुवियल सॉइल पाई जाती है यहाँ, और मिक्स्ड ब्लैक सॉइल फाउंड होती है। एलुवियल सॉइल अभी हमने देखा है क्योंकि चंबल रिवर फ्लो होती है तो वो यहाँ से चंबल, इस प्लेट्यू को चंबल रिवर एलुवियल सॉइल ब्रॉड करती है ना, लेके आती है, तो चंबल रिवर होती है। अब इसमें हम क्रॉप्स की बात करें तो क्रॉप्स की हम देखें तो क्या आती है, मस्टर्ड, बीट, शुगर केन, ग्राउंडनट, ये सारी क्रॉप यहाँ पे उगाई जाती हैं। यहाँ बारिश कम होती है इसलिए। पर यहाँ पे जो एक जगह है क्या, गोहट, भिंड में एक जगह है गोहट, वहाँ पे राइस भी उगाए जाते हैं। वहाँ बारिश तो कम होती है बट वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, चंबल रिवर जो है वो वहाँ पे इरिगेशन का काम कर देती है, इसलिए गोहट, भिंड में अनकन्वेंशनली यहाँ पे राइस उगाए जाते हैं। और फॉरेस्ट की बात करें हम यहाँ तो यहाँ पे फॉरेस्ट कैसे होते हैं, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं। यहाँ ड्राई एंड बर्वेट फॉरेस्ट आर फाउंड, और जैसे कि मतलब खैर, कत्ता और ये सारी चीज़ें यहाँ पे फाउंड होती हैं। इसका क्लाइमेट देखें तो क्लाइमेट कैसा है यहाँ का, एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड रीजन। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ पे बोल सकते हैं कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड क्लाइमेट बोल सकते हैं। और इसकी टेम्परेचर की बात करें, दिस इज़ कंसिडरेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल से वैसे ही रहता है। और जैसे समर में इसका एवरेज टेम्परेचर जो रहता है 40 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। वाइल द एवरेज विंटर टेम्परेचर की बात करें तो कितना, 10 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस इसका विंटर टेम्परेचर है। और इसके आगे हम बात करें तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है, इसकी जो एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन होती है, रेनफॉल होती है, वो कितनी होती है, 55 से 75 सेंटीमीटर तक होती है यहाँ की एवरेज एनुअल रेनफॉल, 55 से 75 सेंटीमीटर। अगर हम रेन की बात करें, अगर हम इस तरह से ऐसे जाते ही जाएंगे तो हमारी रेन का बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे कितनी होती है, 55 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। और जो भिंड डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, वहाँ सबसे कम बारिश होती है एनुअली, एवरेज जो रेनफॉल है वो सबसे कम होती है। और यहाँ रग्ड प्रॉब्लम से मतलब कुछ प्रॉब्लम, जैसे कटापिटा जो एरिया है, गहरे गड्ढे वगैरह होते हैं, उनसे जो डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड हैं वो कौन कौन सी हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं वो यहाँ से अफेक्टेड हो जाती हैं। और इसके मिनरल्स की बात करें हम यहाँ पे तो मिनरल कौन कौन से पाए जाते हैं, चाइना क्ले होती है, लाइमस्टोन होता है, टिम्बर, मार्बल, ये सारी इस यहाँ पे पाई जाती हैं मिनरल्स। और इंडस्ट्रीज़ की बात करें हम यहाँ पे तो यहाँ ग्वालियर, यहाँ पे मतलब मेन इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे ग्वालियर में है, जैसे लेदर की, पोएट्री की, बिस्किट की, फाइबर, इन सब की इंडस्ट्रीज़ ग्वालियर में मिलती हैं। और इसमें हम इसके अलावा हम बात करें तो मालनपुर, भिंड में इसकी जो इंडस्ट्री है, भिंड में एक इंडस्ट्री है, और कैलारस मुरैना में है, वहाँ पे भी इसकी इंडस्ट्री है। डबरा ग्वालियर में ही है, शुगर फैक्ट्री है। और शिवपुरी में है, और एक सीमेंट की फैक्ट्री है यहाँ पे मनमौर में, जो कि
मुरैना में है सीमेंट की। एक सीमेंट की फैक्ट्री जो है वो मुरैना में है। वो कब 1922 में और 23 के समथिंग फर्स्ट इस्टेब्लिश की थी, और ये पहली फैक्ट्री थी जो सीमेंट की यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी। इस तरह यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं। तो ये हमारा सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू है। और इसके यहाँ पे प्लेस ऑफ इंटरेस्टिंग, अगर यहाँ के इंटरेस्ट की बात करें तो वो कौन कौन सी हैं, जैसे घूमने लायक हिस्टोरिकल प्लेसेस, उन सब में बात करें तो ग्वालियर है, शिवपुरी है, आर दी मेजर टूरिस्ट स्पॉट। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जा सकते हैं देखने के लिए। और इंटरेस्ट की बात करें तो मोती महल है ग्वालियर में, तिली टेम्पल, ये सब, गुजरी महल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू मध्य भारत का पठार ख़त्म हो जाता है। इतनी सी चीज़ें, ये मतलब और भी चीज़ें हैं, बस हम ये ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे हम ट्राइब की बात करें तो कौन सी सहरिया ट्राइब यहाँ पे बहुत मतलब अधिकतम पाई जाती है। ये जो हमारी 3 प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, जो अब मध्य प्रदेश में जानता था 3 प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, बेगा, भारिया और सहरिया। उनमें से कौन सी सहरिया ट्राइब जो है वो हमारी सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू या मध्य भारत के पठार पे पाई जाती है। इसके आगे हम सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू की बात करें तो बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार कहाँ पे है? बुंदेलखंड के पठार के बारे में हम बात करें तो ये जो हमारा सेंट्रल इंडिया मध्य भारत के पठार के ईस्ट में जो है वो क्या है, बुंदेलखंड का पठार, मतलब प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड प्लेट्यू ये है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उन सब के बारे में हम बात करते हैं। पहले हम देखते हैं ये बुंदेलखंड का पठार जो है, ये रहा। ये बुंदेलखंड का पठार जो है उसका जो एरिया है वो कितना है, 7.7% है पूरे मध्य प्रदेश का। और इसकी जो एरिया से बात करें तो 23,733 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके आगे हम बात करें बुंदेलखंड का, इसकी जो नॉर्थ में है, नॉर्थ एरिया ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड इज कॉल्ड द बुंदेलखंड प्लेट्यू। ये किसके, हमारा जो सेंट्रल इंडिया था उसके नॉर्थ का जो पार्ट है उसे बुंदेलखंड का प्लेट्यू कहा जाता है। दिस प्लेट्यू इज़ अ वॉल्केनिक ओरिजिन, यहाँ ये वॉल्केनिक के ओरिजिन से बना हुआ है, प्लेट्यू के वेस्ट में। इसके आगे हम इसके बारे में बात करें तो देखते हैं इसकी लोकेशन, एरिया हमने देख लिया और लोकेशन हमने देख ली। एरिया जो है वो 7.7% है टोटल मध्य प्रदेश का। और इसकी हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसकी डिस्ट्रिक्ट में हम देखें इसकी डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें देखते हैं हम छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, इनका फुल पार्ट है। और दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर, लहर मतलब भिंड का एक जगह है लहर, वहाँ अशोकनगर, और सम पार्ट ऑफ सागर का भी कुछ पार्ट आता है। ये सारी चीज़ें जो सारी डिस्ट्रिक्ट हैं वो कहाँ आती हैं, बुंदेलखंड के पठार में इंक्लूड होती हैं। इसके आगे हम बात करें तो इसकी जो बाउंड्री है वो ईस्ट की जो बाउंड्री है वो कौन बनाता है, रीवा पन्ना का पठार बनाता है। वेस्ट की बाउंड्री की बात करें तो वो कौन, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू बना देता है। इसके नॉर्थ की बात करें तो यहाँ गंगा यमुना के प्लेन्स होते हैं, उनसे कह रहे हैं। इसके साउथ में हम देखें तो ये मालवा का प्लेट्यू, ये इसकी बाउंड्री बना देते हैं। अब इसके आगे हम बात करें तो इसका जो क्लाइमेट है हॉट कैसा रहता है, समर्स में हॉट रहता है और विंटर में कोल्ड रहता है। ये यहाँ का क्लाइमेट हो गया है। और इसकी टेम्परेचर की बात करें, जो एवरेज टेम्परेचर होता है इसका यहाँ का, समर में इसका एवरेज टेम्परेचर रहता है 40 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस रहता है। और इसकी एवरेज मतलब विंटर टेम्परेचर की बात करें वो 10 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस रहता है इसका विंटर टेम्परेचर। इसके आगे हम बात करें तो इसकी प्रेसिपिटेशन मतलब एवरेज एनुअल रेनफॉल जो रहती है वो कितनी रहती है, 75 to 103 सेंटीमीटर इसकी एवरेज एनुअल रेनफॉल रहती है प्रेसिपिटेशन। इसकी जो मेजर रिवर की बात करें तो इसकी मेजर रिवर में कौन कौन सी आ जाती हैं, सिंध, और इसकी ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं बेन, केतवा, धसान, ये सारी इसकी मेन रिवर्स हो जाती हैं। और इसमें क्रॉप सॉइल की बात करें तो यहाँ पे कौन सी सॉइल पाई जाती है, ब्लैक और रेड सॉइल यहाँ पे पाई जाती है, जो उसके साथ साथ लोमी और सैंडी सॉइल भी पाई जाती हैं। अब लोमी सॉइल कैसे, रेड सॉइल रहती है ना उसमें ह्यूमस मिल जाता है ना तो वो लोमी सॉइल हो जाती है। और जो यहाँ पे ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें हम क्रॉप की बात करें, इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स हैं उनकी बात करें तो ये बीट, मस्टर्ड, माइज़, तुअर, ये सारी इसमें क्रॉप्स पाई जाती हैं। इसमें क्रॉप्स होती हैं ज्वार, बीट, मस्टर्ड। और इसमें हम अगर फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे फॉरेस्ट में मतलब ज़्यादा फॉरेस्ट नहीं होते यहाँ पे। अवेंडेंस ऑफ टीक, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टीक मतलब
सागौन की लकड़ियाँ पाई जाती हैं यहाँ, और भी होती हैं सेजा, तेंदू, आंवला, ये सारी यहाँ पे बबूल के ये सारे पेड़ होते हैं। और इसमें मिनरल्स की बात करें तो यहाँ पे मिनरल्स में हमारे पास है क्या, ये ग्रेनाइट, और यहाँ पे डायमंड छतरपुर है, छतरपुर में हमारे पास डायमंड भी पाया जाता है इधर छतरपुर में डायमंड। और इसमें इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये इंडस्ट्रीज़ की मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा नहीं है, इसमें रॉ मटेरियल कम होता है, इसलिए ये इंडस्ट्रीज़ की क्षेत्र में थोड़ा पीछे है। यहाँ पे सीमेंट और बीड़ी की फैक्ट्रीज मिलती हैं, कहाँ पे, छतरपुर में, दतिया में और टीकमगढ़ में। यहाँ हमें बीड़ी और सीमेंट की फैक्ट्रीज में देखने को मिलती हैं। अगर प्लेस ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे खुजधारिया महादेव टेम्पल है, लक्ष्मण टेम्पल है, ये सारी चीज़ें यहाँ फेमस हैं। ओरछा का टेम्पल निवाड़ी में आता है, सोनगिरी और फोर्ट ऑफ चंदेरी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने की हैं। और भी चीज़ें हैं, और कैनालीगेटर सेंचुरी है, वो यहाँ की चीफ साइंस स्टॉप है, तो यहाँ पे देखने की बहुत ज़्यादा देखने के लायक है। और यहाँ पे हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ की जो हिस्ट्री है उसमें बहुत सारे राजा रजवाड़ा थे, जैसे चंदेल डायनेस्टी यहाँ के रूलर थे, गोंड डायनेस्टी, इन सब की, और गुर्जर प्रतिहारा, इन सब के बारे में देखने को मिलता है। और यहाँ पे बुंदेली डायलेक्ट बोली जाती है। और यहाँ की जो आलाखंड है, मतलब फेमस पोइट्री है, वो किसने की थी, जगन्नाथ ने बोली थी, वो कौन सी बुंदेली डायलेक्ट में ही है। और अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, डांस वगैरह, मनोती, वांदिया, राई, सहरा डांस, ये सब नौटंकी वगैरह की जाती हैं। ये सारी चीज़ें हमारी क्या, बुंदेलखंड के प्लेट्यू की हो जाती हैं। इसके आगे हम बात करें, बुंदेलखंड के बाद हम बात करते हैं किसकी, रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना प्लेट्यू के बारे में हम देखें तो हमारा रीवा पन्ना का प्लेट्यू है वो साउथ ईस्ट में आता है, किसके, बुंदेलखंड के पठार के साउथ ईस्ट में आता है। और जो नॉर्थ है बघेलखंड, इसके नॉर्थ में आता है। ये हमारा क्या, रीवा पन्ना का पठार है। और इसके आगे हम इसकी डिस्ट्रिक्ट वगैरह एरिया के बारे में बात करें तो जो हमारा रीवा पन्ना, ये हमारा रीवा पन्ना का प्लेट्यू है, इसका जो एरिया है वो कितना है, 31,954 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसकी जो परसेंटेज की बात करें तो वो 10.37% है हमारे टोटल मध्य प्रदेश के एरिया का। 10.37% है टोटल मध्य प्रदेश के एरिया का। इसके हम क्लाइमेट की बात करें, यहाँ पे मॉडरेटली हॉट और इन समर एंड मॉडरेटली कोल्ड इन विंटर, ये यहाँ का क्लाइमेट है। इसके आगे हम बात करें तो इसमें ये हमारा एरिया हो गया। इसकी हमने बाउंड्रीज देखी ली। इसकी जो साउथ ईस्ट में इसके बुंदेलखंड होता है ये इसके, और इसके नॉर्थ में हम देखें तो यहाँ पे क्या, इसमें हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो रीवा, पन्ना, सतना, दमोह, सागर, ये सारी डिस्ट्रिक्ट आती हैं इसके अंदर। और इधर विंध्यन स्कार्पलैंड भी बोला जाता है, यहाँ पे विंध्यन स्कार्पलैंड है यहाँ, तो उन्हें वो भी है, ये विंध्यन स्कार्पलैंड का एरिया है। विंध्यन स्कार्पलैंड का एरिया मतलब यहाँ एक नुकीला जो रहती है ना, नुकीला सा, ऐसे ये वो है इसका यहाँ का एरिया। यहाँ इसके टेम्परेचर की बात करें तो इसका जो समर में एवरेज टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस जाता है। और अगर हम विंटर में बात करें तो 8 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस इसका विंटर टेम्परेचर जाता है। इसकी हम प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल की बोलें तो वो मोर रेनफॉल रिसीव होती है, नॉर्मल से ज़्यादा होती है। कितनी होती है, 127 सेंटीमीटर रेनफॉल हमें यहाँ रिसीव होती है। इसके आगे हम बात करें, ये यहीं से हमारे जो रीवा है, रीवा से आइसोलेटिक लाइन्स पास होती है। और इसकी यहाँ की जो एवरेज एनुअल रेनफॉल की बोलें तो वो कितनी है, 75 से 127 सेंटीमीटर है। और जो 127 है वो तो आइसोलेटिक लाइन होती है। और इसकी यहाँ पे फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ जो फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे कौन कौन से, महुआ, फिकस, मतलब पीपल, ये सारी चीज़ें, बम्बू, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पेड़ पाए जाते हैं खैर के। और इसकी हम रिवर फॉरेस्ट ये रहे बायोस। इसमें हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट कैसे होते हैं, यहाँ के ट्रॉपिकल डिसीडियस होते हैं। इसमें हम रिवर की बात करें तो रिवर कौन कौन सी आती हैं, यहाँ पे मेजर रिवर आती है, सोन, केन, धसान, टॉन्स, बहर, मतलब टॉन्स, ये सारी इसकी रिवर होती हैं। और यहाँ पे जो है लार्जेस्ट वाटरफॉल पाया जाता है बहूती का, मतलब मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट जो वाटरफॉल है वो यहीं पे है। और इसके बाद बात कहाँ पे, रीवा में। और इसमें सॉइल की बात करें तो यहाँ पे सॉइल जो है ब्लैक और एलुवियल सॉइल, ये
ब्लैक एलुवियल सॉइल पाई जाती है और मिक्सड होती है वो, और थोड़ी सी रेड मतलब रेड सॉइल, रेड येलो सॉइल मतलब लेटराइट सॉइल, ये लोमी सॉइल पाई जाती है यहाँ पे। और क्रॉप की बात करें तो वीट, राइस, मस्टर्ड, मिलेट, लीन, फ्लैक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्रॉप में होती हैं। और मिनरल्स की बात करें तो यहाँ पे मिनरल्स में हमारे पास आता है लाइमस्टोन, बॉक्साइट, ये सारी चीज़ें। बॉक्साइट, लाइमस्टोन और बॉक्साइट कहाँ पे मिलते हैं? हमें सतना पे मिलते हैं। और यहाँ पे डायमंड भी मिलता है कहाँ पे? रामखेरी माइंस है ना वहाँ पे, और पन्ना में। रामखेरी माइंस इन पन्ना एंड मझगांव माइंस इन सतना, यहाँ पे हमें डायमंड मिल जाता है। और जिप्सम भी होता है रीवा में। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ मिनरल्स की बात करें तो यहाँ लाख की फैक्ट्री होती है रीवा में, और डायमंड कटिंग सेंटर पन्ना में होते हैं। और जो इंडस्ट्री मतलब इसकी यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बैलेंस है, ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। और इसकी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो विंध्यन प्रोविंसेस हैं यहाँ पे, विंध्य प्रोविंसेस हैं। और यहाँ पे बुंदेली और बाघेली 2 तरह की डायलेक्ट बोली जाती हैं। इसके बाद हम बात करें तो क्या? प्लेट्यू ऑफ मालवा। मालवा का प्लेट्यू हम देखें तो ये जो है हमारा, ये मालवा का प्लेट्यू है। अब मालवा का प्लेट्यू हम यहाँ से देखें तो देखना, मालवा के प्लेट्यू किसके, इसके जो साउथ में है वो क्या है? नर्मदा सोनवेली है। इसकी जो वेस्ट में है वो राजस्थान है, मतलब अरावली हिल्स बोल सकते हैं। और इसकी जो हम नॉर्थ में बोलें तो क्या? प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल हाईलैंड है। और उसकी जो ईस्ट में है क्या? रीवा पन्ना का प्लेट्यू आ रहा है। ये हमारा मालवा का प्लेट्यू। अब मालवा का प्लेट्यू इज़ द बिगेस्ट प्लेट्यू इन दी मध्य प्रदेश। ये सबसे बड़ा प्लेट्यू है मध्य प्रदेश में। मतलब सेंट्रल हाईलैंड के अंदर की तो बड़ा ही है, पर फिर भी सबसे बड़ा है और सारी चीज़ों में भी। इसका कितना परसेंट भाग है? 28% है ये मध्य प्रदेश की टोटल एरिया का, 28%। और ये जो है वॉल्केनिक लावा है, उनसे बना हुआ है। इट फॉल इन दी सेंट्रल वेस्टर्न रीजन ऑफ दी मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के सेंट्रल वेस्टर्न, इस साइड सेंट्रल और वेस्टर्न रीजन में पाया जाता है। प्लेट्यू डेक्कन ट्रैप इसके एंड में, मतलब उनसे बना हुआ है। अब मध्य प्रदेश की हम एरिया की बात करें तो 28% है ये, 28.6% है पूरे मध्य प्रदेश की एरिया का, जिसकी हम रेंज करें तो 88,222 किलोमीटर स्क्वायर है उसके एरिया। किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया, लार्जेस्ट फिजिकल डिवीज़न में एरिया है इसका, ना सबसे बड़ा है। और यहाँ पे सॉइल की बात करें तो हमें यहाँ ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल किसके लिए अच्छी होती है? कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे हम क्रॉप की बात करें तो सोयाबीन, कॉटन, बीट, ग्राउंडनट, कोरिएंडर, धनिया वगैरह, इन सब के लिए बहुत अच्छी होती है ये सॉइल। इसमें हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये पार्शियली और फुली मतलब टोटल 18 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है मध्य प्रदेश की। वो कौन कौन सी है? मंदसौर, रतलाम, धार, झाबुआ, उज्जैन, इंदौर, देवास, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, अशोकनगर और सागर। ये सारी इसकी डिस्ट्रिक्ट हैं, ये कवर करता है। टोटल 18 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको कवर करता है। इसके आगे हम बात करें तो मध्य प्रदेश की ये हो गया। उसके आगे हम इसमें हम रिवर की बात करें तो इसकी जो रिवर है वो चंबल, माही, ये सारी, छिपरा रिवर, काली सिंध, पार्वती, ये धसान, बेतवा, ये सारी इसकी रिवर्स हैं मेजर। और ये जो रॉक है इसकी बेसाल्ट रॉक और डेक्कन टाइप से मिलके इसकी यहाँ बना हुआ है। इसमें हम क्लाइमेट की बात करें तो इसका जो क्लाइमेट है मालवा का टेम्परेचर टाइप, इसका टेम्परेचर टाइप है जैसे कि यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंड लगती है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ऐसा रहता है। और समर में इसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि विंटर में इसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ माउंटेन की बात करें तो जनप्पा, मांडू, ये सारी पहाड़ियाँ यहाँ हिल्स यहाँ पाई जाती हैं। और विंध्याचल की रेंज भी यही है मालवा की, यहाँ मालवा से। यहाँ पे एक टॉप जो है पीक्स है, यहाँ पे सिगार सबसे बड़ी पीक है जो महू में है, वो यहीं पाई जाती है, इस महू के साउथ में। और लार्जेस्ट अनदर पीक की बात करें तो एक और कौन सी होती है? जनप्पा की पहाड़ियाँ भी यहीं पाई जाती हैं। उसके हम तीसरे नंबर दादरी की जो पहाड़ियाँ वो भी यहीं होती हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पीक है जो वो कौन सी है? सिगार टॉप है कि वो कहाँ पे? कैमूर रेंज है ना, उसके ऊपर है, तो वो यहाँ यहीं मालवा के प्लेट्यू में ही पाई जाती है क्या? सिगार। और एक और कौन सी? जनप्पो पहाड़ी, वो भी यहीं है। वहाँ जनप्पो से का चंबल रिवर निकलती है, ओरिजिन होता है चंबल रिवर का जनप्पो से ही। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ फॉरेस्ट कैसे होते हैं? सेमी डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं यहाँ के। और इंडस्ट्रीज़ की बात करें, यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं पीतमपुर, धार में जो, और गेल, गुना में है, NFL है,
भेल है भोपाल में, ये सारी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं। और जो इंदौर है उसे हम मुंबई ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है, जो कि कॉटन टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस है। और यहाँ की हिस्ट्री की बात करें तो उज्जैन, अवंती के राजा वगैरह थे यहाँ पे, और इसलिए यहाँ पे फेमस है। उज्जैन जो है वहाँ पे जैसे हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक, यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है हर 12 साल में, ऐसे उज्जैन में भी लगता है कुंभ का मेला। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पे मालवा का प्लेट्यू है, इसी में सबसे लार्जेस्ट ताजुल मस्जिद है मध्य प्रदेश की, और पूरे मतलब कंट्री की, एशिया की जो लार्जेस्ट मॉस्क्यू है ताजुल मस्जिद, वो भी यहीं भोपाल में लोकेटेड है। और अदर फीचर्स की बात करें तो भील जो है वो यहाँ की मेन ट्राइब है, मतलब भील मध्य प्रदेश, इंडिया और मध्य प्रदेश दोनों के बेस पर हम सबसे बड़ी ट्राइब मतलब भील को मानते हैं। वो यहाँ मध्य प्रदेश के मालवा प्लेट्यू में मिलती है। और ये जो है यहाँ पे मालवा का जो प्लेट्यू है, यहाँ पे सतपुड़ा ऑफ सतपुड़ा का सांची स्तूप है ना, वो भी बहुत फेमस है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, मालवा के रीजन में ही आता है। और इसी जो है यूनेस्को की मतलब साइट में ऐड कर दिया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। कब? 1989 को। इसके बाद हम बात करें नर्मदा सोन वैली। नर्मदा सोन वैली जो है, ये नर्मदा सोन वैली है। इसके जो साउथ में है वो सतपुड़ा मेकल रेंज आ जाता है। इसके जो ईस्ट में, नॉर्थ में बात करें तो मालवा का प्लेट्यू, और यहाँ पे बुंदेलखंड का प्लेट्यू आ जाता है। और इसकी जो वेस्ट में हम रीवा पन्ना का प्लेट्यू आ जाता है। इसकी ईस्ट में हम बात करें तो क्या आ जाता है, बुंदेलखंड का प्लेट्यू, बघेलखंड का प्लेट्यू आ जाता है। और ये जो है नर्मदा सोन वैली साउथ में है किसकी, विंध्याचल यहाँ से, ये मालवा रीजन है, यहाँ से विंध्याचल रीजन निकलता है, विंध्या के पठार उनके साउथ में आ जाते हैं। और इसे नर्मदा सोन वैली क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये नर्मदा रिवर और सोन रिवर है, उसकी जो क्रॉस होके जाती है, उसके कारण इसे नर्मदा सोन वैली कहा जाता है। एक मतलब बेली टाइप की बना लेती है, इसलिए नर्मदा सोन वैली का कहते हैं। और इसका जो स्ट्रेच है वो यहाँ अरावली हिल्स से लेके ये उत्तर प्रदेश तक, मतलब वैसे उत्तर प्रदेश बिहार तक जाती है, बट हमें यहाँ नर्मदा यहाँ तक रहना है। ये एक फॉल्ट जोन है, मतलब गहरा सा, जैसे अपन नाली नहीं बना देते उस टाइप से, तो दोनों साइड पहाड़ से बन जाते हैं, उस तरह यहाँ एक फॉल्ट एरिया है, फॉल्ट जोन है ये, नर्मदा का फॉल्ट जोन है नॉर्थ में, उससे बना हुआ है। अब इसमें हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आती हैं उनके बारे में मतलब फुली और एंटायर जो भी पार्शियल होती हैं उन सारी डिस्ट्रिक्ट में देखें, अनूपपुर, मांडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, देवास, ये सारी और भी डिस्ट्रिक्ट हैं, वो सारी डिस्ट्रिक्ट इसमें आती हैं, ये सारी आती हैं। और इसका जो नर्मदा का एरिया है वो हमारे मध्य प्रदेश का कितना है, 8.89 मतलब हम एरिया की बात करें वो 86,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है टोटल। और इसके आगे हम जो कि 26% है टोटल मध्य प्रदेश का। ये जो एक घाटी बन जाती है उस तरह से, इसलिए नर्मदा फॉल्ट वैली है, नर्मदा घाटी बेसिन बोलते हैं। और इसमें जो सॉइल है, इसकी जो सॉइल पाई जाती है उनके बारे में अगर हम यहाँ के फॉरेस्ट की बात करते हैं तो फॉरेस्ट में कौन से, टीक, साल, तेंदू, वैसा, सेमल, हाई, मतलब ये सारे होते हैं। और ये हाइट फॉरेस्ट डेंसिटी होती है यहाँ की। और यहाँ पे जो सॉइल है वो रेड सॉइल पाई जाती है सोन वैली के कारण, और डीप ब्लैक सॉइल पाई जाती है किस, नर्मदा वैली के कारण। और इसमें रिवर की बात करें तो उसमें नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं, हिरन, तिंदोली, कुंडी, धुंधी, ये सारी, शक्कर, ये सारी नर्मदा की आती हैं। और सोन रिवर आती है इसमें, सोन रिवर क्या नैरो होती है थोड़ी सी, और नर्मदा रिवर जो है वो बेली इन वाइडर होती है। ये सारी इसमें नर्मदा सोन और इसकी ट्रिब्यूटरीज इसमें आ जाती है नर्मदा सोन वैली में। इसमें हम इसके प्रेसिपिटेशन की बात करें तो इसकी जो अमाउंट ऑफ वाटर रेनफॉल होती है वो इंक्रीज़ होती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्ट से जाएंगे तो ईस्ट में यहाँ पे रेनफॉल इंक्रीज़ होती जाती है। जैसे एवरेज रेनफॉल इन वेस्ट में बोलें तो 57 होती है एवरेज रेनफॉल। अगर हम एवरेज रेनफॉल ईस्ट में बात करें तो एवरेज रेनफॉल ईस्ट में जाती है कितनी, 145 सेंटीमीटर आ जाती है। तो मतलब जो वेस्ट से हम ईस्ट में जाते हैं तो हमारी रेन इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब यहाँ की रेनफॉल इंक्रीज़ होने लगती है वेस्ट से ईस्ट में जाते टाइम। और अगर हम देखें तो यहाँ पे
जो क्रॉप है वो कौन कौन सी ज़ैद क्रॉप ज़्यादातर बोई जाती हैं, जैसे राइस, सोयाबीन, बीट, ग्राउंडनट्स, कॉटन, ये सारी चीज़ें यहाँ ईस्ट में बोई जाती हैं और थोड़ी बहुत वेस्ट में भी बोई जाती हैं। और इसके आगे हम बात करें तो इसकी जो हिस्ट्री है, यहाँ की जो हिस्ट्री है ये प्री हिस्टोरिक एज के अंदर रिले करती है कि पहले बैंक ऑफ रिवर नर्मदा है, उसके कारण यहाँ पे डायनासोर के फॉसिल फ्यूल्स मतलब फॉसिल्स पाए गए थे नर्मदा सोन वैली में, ऐसे कहा जाता है। और ये एंशियंट रेवा के बोला जाता था इसे एंशियंट टाइम में, और इसे लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। नर्मदा रिवर को लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। प्लेस ऑफ इंटरेस्ट की बात करें नर्मदा सोन वैली में, तो प्लेस ऑफ इंटरेस्ट में आ जाती है हमारे पास ओमकारेश्वर और अमरकंटक, ये सारी चीज़ें हमारे पास, महेश्वर, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ प्लेस ऑफ इंटरेस्ट में आ जाती हैं। कहाँ पे? नर्मदा सोन वैली में। और इसमें अगर हम नॉर्मल निवाड़ी और मालवी डायलेक्ट बोली जाती है कहाँ पे? वेस्टर्न पार्ट में, जबकि बघेलखंडी डायलेक्ट बोली जाती है इसकी ईस्टर्न पार्ट में, क्योंकि बघेलखंड से कनेक्टेड है ये। इसके आगे हम देखें तो किसके बारे में देखते हैं हम? सतपुड़ा मेकल रेंज के बारे में। सतपुड़ा के बारे में हम देखें, सतपुड़ा मेकल रेंज ये अलग पार्ट है हमारा। यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड कंप्लीट हो जाता है। हमने यहाँ ये सेंट्रल जो हाईलैंड था वो हमने कंप्लीट कर लिया। क्या? 5 चीज़ें क्या सेंट्रल हाईलैंड में 5 चीज़ें आती हैं, वो कौन कौन सी हैं? हमने सबसे पहले देखा सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू मतलब मध्य भारत का पठार। हमने दूसरे नंबर पे देखा बुंदेलखंड प्लेट्यू। हमने तीसरे नंबर पे देखा मालवा का प्लेट्यू, और चौथे नंबर पे रीवा पन्ना प्लेट्यू, और 5वें नंबर पे नर्मदा सोन वैली। इस तरह हमारा सेंट्रल हाईलैंड कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड है। ये जो है वो हमारे मध्य प्रदेश का 2/3% एरिया है टोटल मध्य प्रदेश का, और ये सबसे बड़ा प्लेट्यू है मध्य प्रदेश में, सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू ना, सेंट्रल हाईलैंड। इसके बाद हम सेकंड नंबर पे बात करें, टोटल एंटिटीज हम बोलें तो कितनी आती हैं? 7। और अगर एंटिटीज़ पूछे टोटल कितने डिवीज़न में बांटा गया तो 3 में।